दोस्तों इस टाइम में नेपाल के अंदर चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले जो कुछ हुआ इसे हमने और आपने बहुत अच्छी तरह देखा है। हमने देखा है कि जेनजीज सड़कों पर निकल करके अपने देश के लिए, अपने देश के बदलाव के लिए और अपने देश के बेहतरी के लिए नेपाल के छोटे छोटे जेनजीज ने, बच्चों ने प्रदर्शन किया और उसके एक्शन रिएक्शन जो भी थे वो हमने और आपने अच्छी तरह देखा है। लेकिन इस वक्त फ़िलहाल अगर बात करें तो जो चुनावी रिज़ल्ट है अगर वो देखा जाए तो पूरी तरह से बालेन शाह का नाम निकल कर सामने आ रहा है। अगर कुछ अनुमानित आंकड़ों की बात करें तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, जिसे आप अच्छी तरह देख सकते हैं। यानी 3,50,601 जो कि आरएसपी जो कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है, उनकी वोटिंग बताई जा रही है। खैर अभी गिनती शुरू है, लेकिन फ़िलहाल ये अनुमान तय है और ये सारी जो जितनी एग्जिट पोल्स वगैरह जितने जो कुछ होते हैं उन तमाम चीज़ों में नेपाल के अंदर में बालेन शाह के लिए एक बहुत अच्छा सा दरवाज़ा खुल रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि बालेन शाह इस वक्त के उभरते हुए सितारों में से दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। खैर इस वक्त जो नेपाल की जनता है, नेपाल की आवाम है, उनके लिए दो चीज़ है। एक तो सबसे पहली बात कि उन्होंने जो समझ करके बालेन शाह को वोट किया है, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि उस पर बालेन शाह और उनकी पार्टी खड़ी उतरेगी। दो चीज़ है, एक तो ये बात है और दूसरी बड़ी बात यह है कि नेपाल की जनता ने उन पर भरोसा जताया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो केपी शर्मा ओली है, उसके बाद देव बहादुर है और कई बड़े नेता हैं जिनको नेपाल की जनता ने नकारा है इस वक्त। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है अच्छी खासी मार्जिन से इन लोगों ने वोट लाया है, ये ज़रूर कहा जा सकता है। मगर इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि नेपाल की अधिकांश जनता इस वक्त आरएसपी यानी कि घंटी छाप पर पूरी तरह से टिकी है और उनकी पूरी जो आस्था है वो इस वक्त बालेन शाह के साथ जुड़ी हुई है, इस उम्मीद पर कि नेपाल का फ्यूचर अच्छा हो जाए, नेपाल की स्थिति, नेपाल की हालत बेहतर हो जाए। ये खैर आज की नेपाल के लिए बेहद अहम और इम्पोर्टेंट खबर है। आपने दो देशों को देखा है, एक तो बांग्लादेश और दूसरा नेपाल। बांग्लादेश में भी पूरी की पूरी जब रेवोल्यूशन जब आई थी तब वहाँ की सरकार यानी शेख हसीना को भागना पड़ा था। और नेपाल के अंदर भी जब रेवोल्यूशन आया, नेपाल के अंदर भी जब लोगों ने अपनी सरकार के ख़िलाफ़, भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़, घूसखोरी के ख़िलाफ़ जब लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया तो यहाँ की सरकार को भी भागना पड़ा था। लेकिन इस वक्त फ़िलहाल जो एक नए चेहरे को नेपाल की जनता ने मौका दिया है। अब देखना यह है कि नेपाल की जनता की उम्मीद पर कितनी ये सरकार खड़ी होती है और नेपाल की जनता के लिए कितनी ये सरकार काम करती है। आशा यही है क्योंकि नेपाल की जनता ने बहुत भरोसा जताया है इस सरकार पर, यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के ऊपर। खैर बड़ी वोटिंग और बड़ी मार्जिन से इस वक्त नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जीतकर आ रही है, ये अधिकांश लोगों का मानना है और रिजल्ट भी कुछ ऐसे ही निकलकर सामने आ रहे हैं। खैर आगे की बात करें दोस्तों, इस वक्त भारत को लेकर के बड़ी बड़बोलेपन का मुजाहरा कर रहे हैं। जी हाँ, बड़े बड़बोलेपन का मुजाहरा कर रहे हैं अमेरिका के मंत्री, खुद ट्रंप और उनकी पार्टी के लोग। कभी उनके मंत्री, कभी उनके डिफेंस मंत्री, तो कभी उनके रक्षा मंत्री, तो कभी उनके वित्त मंत्री। अब एक उनके वित्त मंत्री का जो बयान आया है, यकीनन आप सुनेंगे और आपके दिल में ज़र्रा बराबर भी अगर भारत से प्रेम है, प्यार है, सद्भावना है, तो आपको ये तकलीफ़ तो ज़रूर देने वाली है। खबर क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर है और मैं आपको बताऊंगा पूरी प्रूफ के साथ ये खबर आपको दे रहा हूं दोस्तों। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा भारतीय अच्छी एक्टिंग करते हैं। उन्होंने कहा हमने उनसे प्रतिबंधित रूसी तेल नहीं खरीदने को कहा और उन्होंने ऐसा किया, लेकिन दुनिया भर में तेल की अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए हमने उन्हें रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी है। अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की छूट दी है। ये कौन कह रहा है? अमेरिका के वित्त मंत्री कह रहा है। दोस्तों अब अगर मैं सवाल करूं तो बहुत सारे हमारे ऐसे बंधु हैं जिसको तकलीफ़ होती है और वो कहते हैं कि आप सरकार का आलोचना कर रहे हैं। देखो दोस्तों, दो चीज़ है। सबसे पहली बात यह है कि जब आप देश कि राज गद्दी पर जब आप बैठ जाते हैं ना, तो आपको जवाब भी देना पड़ता है। आपको उन तमाम तर चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो एक भारत के लोगों के लिए या किसी भी पर्टिकुलर देश के लोगों के लिए अच्छा और बुरा हो सकता है। सोचिए, अमेरिका के वित्त मंत्री ये बयान दे रहे हैं और कल की वीडियो आपने देखी, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। कल की वीडियो में वहाँ का जो रक्षा मंत्री है वो क्या कुछ कह रहे थे वो चीज़ मैंने डिस्कस की है। और ट्रंप बार बार किस तरह भारत को लताड़ते हैं वो तो किसी से ढकी और छुपी हुई बात नहीं है। अफसोस होता है मुझे दोस्तों कि इस तरह की बयानबाजी के बाद भी भारत इतनी नरमी के साथ लेता है। अब आइए
अपने पड़ोसी देश चाइना की बात भी कर लेते हैं। अब जो कल मैंने वीडियो में बताया था अमेरिका के रक्षा मंत्री के बारे में, उसने जो बयान दिया था, उसने जो बात कही थी, और बात क्या था कि हम भारत को नहीं बढ़ने देंगे जैसे हमने चाइना को बढ़ने दिया था, और चाइना आगे बढ़ गया और वो आज इतना आगे बढ़ गया कि वह आज हमें आंख दिखाता है। हम भारत के साथ ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। इस बात को लेकर के चाइना ने अब सफाई दी है। सफाई क्या दी है आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, लेकिन पहले मैं आपको एक प्रूफ दिखाना चाहता हूं दोस्तों। पहले जो मैंने आपको जो अमेरिका के वित्त मंत्री है उसका बयान जो मैंने दिखाया था, ये खुद आपके मीडिया चैनल ने इस चीज़ को छापा है। न्यूज़ 18 ने आपके सामने है, न्यूज़ 18 ने ये खबर छापा है। आपका मीडिया चैनल है, आपका ही देश का चैनल है ये, जिसे आप कहते हैं ना कि आपका बहुत प्यारा मीडिया चैनल है, आप जिसको सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं ना दोस्तों, ये वही मीडिया चैनल है जिसने ये खबर दिया है। खैर, अमेरिका की तरफ से जो बयान आया है और जो उनकी तरफ से सफाई दी गई है वो क्या कुछ है, मैं आपको पढ़कर बता देना और सुना देना चाहता हूँ। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। अमेरिका के भारत को चीन जैसा प्रतिबंधित बनने नहीं देंगे वाले बयान के बाद चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने प्रतिक्रिया दी है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, यह दावा अजीब लगता है। क्या इसका मतलब यह है कि चीन का उदय अमेरिका की अनुमति से हुआ है, या फिर यह है कि अमेरिका भारत का विकास नहीं होने देगा? तर्क समझ से परे है। यह है चाइना के मंत्री का बयान, जो कि उसने इस प्रतिक्रिया के बाद दी है, जो कि अमेरिका के मंत्री ने यह कहा था कि हम भारत को आगे नहीं बढ़ने देंगे जैसे कि हमने चाइना को बढ़ने दिया और आज वो हमें ही आंख दिखाता है। इस तरह हम कभी नहीं होने देंगे भारत के साथ। सोचिए दोस्तों, बात कहां से कहां तक चली जाती है आप जानते हैं। फिर मैं कहूंगा तो बहुत सारे बंधु हैं जो नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री हमारे हैं, देश हमारा है, लोग हमारे हैं, लोग हम हैं, और ज़मीन हमारी है, सब कुछ हमारे भारतीयों की है। तो क्या सवाल हम युगांडा के मंत्री से पूछेंगे? क्या सवाल हम इस वक्त क्या अफ्रीका के मंत्री से पूछेंगे? क्या हम सवाल इस टाइम में हम क्या किसी दूसरी कंट्री के लोगों से पूछेंगे? क्या गल्फ़ वाले से पूछेंगे? क्या यूरोप वालों से पूछेंगे? जब देश हमारा है, जब इस देश के वासी हम हैं, जब इस देश में रहते हम, इस देश में पलते हम हैं, ये देश हमारा है, वोटिंग हमारी है, राइट्स हमारी है, हम इस देश में टैक्स पे करते हैं, तो सवाल क्या हम युगांडा के मंत्री से तो नहीं पूछेंगे ना, अपने मंत्री से ही पूछेंगे। लेकिन अगर हम पूछ लें अपने मंत्री से तो हमारे ही कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सरकार का आलोचना करते हैं, ये सरकार को देखना नहीं चाहते हैं, ये एंटी नेशनल है, ये एंटी गवर्नमेंट है, ये एंटी पता नहीं क्या कुछ कहते हैं दोस्तों, बताने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। खैर दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, दूसरी खबर यह दोस्तों कि मिडिल ईस्ट पर जो हमले किए थे ईरान ने, उसको लेकर के ईरान के विदेश मंत्री ने माफ़ी मांगी है, क्षमा चाहा है, और क्या कुछ कहा है आपके मोबाइल स्क्रीन पर ही ये खबर देखिए। उसने कहा है कि हम मिडिल ईस्ट के अब किसी भी ऐसी कंट्री पर उस वक्त तक हमला नहीं करेंगे जब तक हम पर हमला नहीं किया जाता है। ये बयान आपके मोबाइल स्क्रीन पर है दोस्तों, अब देखिए। दोस्तों, सवाल कई सारे हैं, सवाल और भी है, लेकिन इस चीज़ का कम से कम ईरान के मसूद पेज़ेश्कियान जो कि विदेश मंत्री है, उनको यह रियलाइज़ हो गया है कि गल्फ़ पर हमला करना मेरे लिए शायद उचित नहीं था। जबकि मैंने इस बारे में पहले भी बात की है, मैंने बताया है कि जब भी ईरान ने हमला किया है और रिटेलिएशन की बात हुई है, तब जा कर के ईरान ने इस चीज़ को क्लियर किया है, कई बार उसने क्लियर किया है कि हम गल्फ़ के किसी भी आम व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं, या हम गल्फ़ के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कतर है तो कतर के किसी भी ऐसी सरकारी एसेट्स पर हम हमला नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिकी बेसिस पर हमला कर रहे हैं, या ये कह लीजिए कि हम उसके एम्बेसी पर हमला कर रहे हैं। तो इस तरह की खबरें आई हैं और बार बार इसने क्लियरिफिकेशन की है ईरान के मंत्री ने कि हम जो कुछ कर रहे हैं हम रिटेलिएशन के तौर पर कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं अमेरिका के एसेट को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो, इसलिए हम हमला कर रहे हैं। ये खबरें हैं आपके सामने, और कई ऐसे गल्फ़ में रहने वाले हैं, उनसे मेरी बात भी हुई है, तो वो बाकायदा कह रहे हैं कि नहीं, ये बात सही भी है कि ईरान ने जितने भी हमले किए वो अमेरिका के बेसिस या उनकी एम्बेसी पर किया है, किसी भी आम नागरिक या सरकारी किसी भी ऐसी दफ्तर ऑफिस में नहीं हुआ है। लोगों ने यहाँ तक कहा है कि जब इतना बड़ा मामला होता है तो कुछ थोड़े बहुत छींटे उड़ करके इधर उधर चले जाते हैं, इसकी वजह से लोगों का थोड़ा बहुत तो नुकसान होता है, और वो देखने को भी मिला है। खैर दोस्तों, ये सारी खबरें थी आज की इस वीडियो में। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।